today's lecture is the continuity of the last lecture, that was challenging to organization. So today's topic which we are going to start is physical ability. As I told you in the last lecture, there are two types of abilities. One is mental abilities, second is physical ability. So what about physical ability? The capacity to do tasks demanding stamina, strength and similar characteristics. आपके अंदर वो कैपेसिटी मौजूद होनी चाहिए जो टास्क डिमांडिंग हो और आपके अंदर उसकी स्ट्रेंथ और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स है जो फिज़िकल एबिलिटी रखता ही नहीं है और उसको ऐसा काम आप दे दें कि भाई आप ऐसा करें कि ये फिज़िकल ये काम करें, तो वो काम वो कर ही ना सकता हो, तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? ज़ीरो। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। तो इट मीन्स कि एज ए मैनेजर हमने इसको डिसाइड करना है कि किन से हमने मेंटल जो है वो वर्क लेना है और किन से हमने ये फिज़िकल काम करवाना है। इवन दैट आप याद रखें कि जो फिज़िकल काम करने वाले लोग होते हैं उनको जब हम रिक्रूट कर रहे होते हैं तो उसका एक पूरा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, और जब हम किसी मैनेजर को या किसी डायरेक्टर या सीईओ जिनसे हमने एक मेंटल वर्क जिनसे हमने लेना होता है कि हमने कोई प्लानिंग करवानी होती है, हमने ऑर्गेनाइजेशंस को की जो है वो भाग दौड़ उनसे चलवा उनके सपोर्ट करनी होती है, तो क्या होता है कि फिर हम उसको और क्राइटेरिया से लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर उनकी ज़ाहिर बात है उनके इंसेंटिव, सैलरीज और ये चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। अब क्या बेसिक फिजिकल एबिलिटीज़ के अंदर आपके पास क्या चीज़ जो है वो कॉमन होनी चाहिए? उसमें स्ट्रेंथ फैक्टर है कि आप एक मजदूर को आप हायर कर रहे हैं, उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि वो ईंटें उठा सके या फिर वो कोई ऐसा फिजिकल मुश्किल काम कर सके, तो वो फिजिकल एबिलिटीज़ उसके अंदर कहाँ से मौजूद होंगी? अदर फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद हों, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर मौजूद हों, तो ये तीन चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर एक फिजिकल एबिलिटी मौजूद है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जुमला हम सुनने को हमें मिलता है और हम कहीं कोई टेस्ट भी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो EI लिखा होता है, जो हमें समझ नहीं आता ये EI है क्या चीज़ बेसिकली। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस। ये वो एबिलिटी है जो आपको दूसरों को समझने में हेल्प करती है कि वो कैसे ह्यूमन रिलेशंस को वाइजली जो है वो उसके साथ निभाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव करते हैं, अच्छे तरीके से राइट एंड गुड मैनर्स में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और रिजल्ट्स लेते हैं। वो एबिलिटी है, अगेन सुन लें, जो इंडिविजुअल्स यानी कि आपको और आपके दोस्त को, मुझे, ये बाकी लोगों को समझने में मदद देती है कि जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन रिलेशंस के हवाले से, ये एक्ट कर रहे होते हैं, हम मिल रहे होते हैं, हम बिहेव कर रहे होते हैं, हमको डील कर रहे होते हैं, तो वो कैसे वाइजली हम उसको कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा, इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता हो कि कौन से शख्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, फिर उससे किस तरह का काम आपको लेना है। इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटीज इन 5 एरियाज कौन कौन से हैं? सेल्फ अवेयरनेस में इसकी इंतहाई ज़रूरत होती है कि आपको, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिससे देखिए मैंने जब भी सवाल करता हूँ आपके गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो 99.9% लोगों को पता ही नहीं होता उनके लाइफ के अंदर गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस इन एरियाज़ पे इंतहाई ज़रूरी होती है जब हम खुद को जानना चाहते हैं। मैनेजिंग इमोशंस की जब हम बात करते हैं, फिर मोटिवेटिंग वन सेल्फ की हम बात करते हैं, एम्पैथी की बात करते हैं, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ पर बहुत अहम रोल अदा कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन इमोशनल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाती है, आपको जो है वो आपकी कैपेसिटी भी इन्हांस करती है, क्योंकि जब जिससे उन्होंने ये ऐसा काम लेना होता है कि जो लोगों को उन्होंने डील करना है, और उसके मुताबिक जो है वो बगैर कन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा किए आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए वो जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होती है। और जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी अच्छी पोस्ट के इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे अंदर वो चीज़ें नोट कर रहा होता है और मार्क्स दे रहा होता है। द एबिलिटी जॉब फिट, ये दो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप किसी भी जॉब के अंदर खुद को फिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय, आपके अंदर एम्प्लॉय बनने की एबिलिटी हो, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, और जॉब की रिक्वायरमेंट भी हो, आपकी तरफ से भी जॉब की रिक्वायरमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। आप एम्प्लॉय बनना ही ना चाहते हो, आपको अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप कभी भी वहाँ पर फिट नहीं हो सकते। ठीक है, आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना आपको ना आता हो, किसी के साथ आपको कंप्लायंस देना ना आता हो, बॉस को या कोई जो भी सीनियर या सुपीरियर आपको कोई काम कहे, आप कहे जी आपके जहन के अंदर ये बात आ जाए जी मैं ये काम क्यों करूँ, तो फिर क्या है, इट मीन्स कि यू आपके अंदर यू पीपल हैव नो एबिलिटीज टू बी अ एम्प्लॉय। फिर दूसरी क्या है कि आप जॉब के अंदर आपको जिस तरह ऐसा होता है ना कि बहुत सारे इदारों के अंदर बहुत सारे लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया होता है, लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और ना ही उन बंदों की तरफ से उनको आपने कहा भाई आ जाओ यार, तो तुम्हें जॉब मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, आ जाओ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एज ए एम्प्लॉय या एज ए पर्सन आपके लिए भी नुकसानदेह हैं कि वो आप अपनी जॉब के अंदर अपने आप को फिट महसूस नहीं कर सकते हैं आप अगर ये दो चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करते हैं। परफॉर्मेंस का मैंने आपको पहले भी बताया पिछले स्लाइड्स के अंदर भी, इज़ अ फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी। एबिलिटी भी हो और आपके अंदर मोटिवेशन भी हो और आपको अपॉर्चुनिटी भी मौजूद हो, तब कहीं जाकर क्या होता है कि आप अपने कोई परफॉर्मेंस दे पाते हैं और जिसके रिजल्ट जो हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं। लर्निंग क्या है, बेसिकली लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो आप तजर्बात ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आना शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि क्यों डॉक्टर्स बनने के बाद, क्यों CSP ऑफिसर्स बनने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, क्यों ये इनके लिए ज़रूरी है, क्यों उनकी साइकोलॉजी को बड़ा अच्छे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। उसकी एक वजह यही है कि उनकी लर्निंग बढ़े ताकि उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आए। अब आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप ये सोचेंगे कि हमने वन नाइट स्टडी करनी है और करने के बाद हमने पेपर अटैम्प्ट कर देना और मार्क्स ले लेने, तो ये बेसिकली आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप यू आर स्टॉपिंग योर लर्निंग बेसिकली। और जो लोग जो है हर वक्त मोबाइल्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर, गानों में लगे रहते हैं, वो कहीं जो है लोग ऐसे लोगों के पास नहीं बैठते जहाँ से उनको सीखने को मिले, ऐसी किताबें नहीं पढ़ते जिनसे उनको सीखने को मिले, ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते जहाँ से उनको सीखने को मिले। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। अच्छा, लर्निंग थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लें कि ये सवाल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लर्निंग थ्योरीज में सोशल लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। इन क्लासिकल कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलास दैट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलास कहते हैं किसी किस्म के मुहर्रिकात को, ठीक है। इसमें क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक फ़र्द कुछ मुहर्रिकात का जब जवाब देता है जो आमतौर पर इस तरह का रद्द अमल पैदा नहीं करता। ये थ्योरी किसने पैदा जो है वो ये है पेवलोव एक्सपेरिमेंट। उस पेवलोव एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर ये थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो मार्ज वजूद में आई। उसने ये थ्योरी लिखी, लर्निंग थ्योरी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग पैसिव। क्लासिकल कंडीशनिंग गैर फाल है। समथिंग हैपन, जब कुछ होता है, एंड वी रिएक्ट इन स्पेसिफिक वे एज सच इट कैन एक्सप्लेन सिंपल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। हम एक मखसूस अंदाज में अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं, इस तरह ये आसान इस्तरारी तर्ज अमल की वजाहत कर सकता है। इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए जी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग डिज़ायर voluntary behavior leads to a reward or stop a punishment. This theory argues that a behavior is a function of consequences. Operant behavior is learned or voluntary, not reflexive or unlearned. अच्छा, ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली क्या है, ये इसको रज़ाकाराना तौर पर जो है वो आपको जो है वो सिखाया जाता है। मतलूबा रज़ा कराना, जो सलूक, जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है ना, उसको क्या किया जाता है, वो सवाब का बायस होता है, रिवॉर्ड, यानी कि उसको रिवॉर्ड का बायस होता है और पनिशमेंट से वो बचाता है, रोकता है।
ओपेरेंट कंडीशनिंग अगेन आए समझ लें कि ये एक रज़ाकाराना जो है वो बिहेवियर होता है जो आप अपने किसी भी इदारे में रहते हुए अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जो आपको रिवॉर्ड दिलाता है और आपकी पनिशमेंट से आपको बचाता है। वो कैसे, इसकी एग्जांपल देख लें कि मिसाल के तौर पर आप अपने किसी दफ्तर में कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आप एक रज़ाकाराना तौर पर क्या कर रहे हैं, अगर अपना काम कर लिया है तो आप अपने लोगों के दूसरे लोगों के साथ भी हेल्प आउट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छे अंदाज में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जब सीनियर ये जो बॉस होगा उसकी नज़र में आता है तो वो फिर क्या करता है कि वो कहता है हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इसको लगन है, वो फिर उसको रिवार्ड की तरफ लेकर आता है और कोई इसके हर वो फिर उसका फ़ायदा क्या होता है कि किसी के आने वाले वक्तों में पनिशमेंट से बचा रहता है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये नज़रिया इस्तदलाल इसको कहते हैं कि लोग के सलूक नताइज का एक फेल है। दिस थ्योरी आर्गूज दैट बिहेवियर फंक्शन ऑफ कंसिक्वेंसेस। ये थ्योरी क्या करती है, आर्गू करती है कि जो बिहेवियर के है ना वो एक फंक्शन ऑफ कंसिक्वेंसेस है, यानी कंसिक्वेंसेस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो इस तरह बिहेवियर जो है डेवलप होता है। मिसाल के तौर पर कुछ टाइम पर आप काम कर रहे हैं तो बिहेवियर और है, फिर कुछ देर के बाद आप स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ बिहेवियर और है, फिर कुछ देर के बाद आप अच्छे मूड में होते हैं तो बिहेवियर और है। तो ये क्या है कि मुख्तलिफ ये थ्योरी बताती है कि जो बिहेवियर है ना वो आपका मुख्तलिफ कंसिक्वेंसेस का जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ओपेरेंट बिहेवियर इज लर्न और वॉलंटरी, ये लर्न किया जा सकता है रज़ाकाराना तौर पर, नॉट रिफ्लेक्सिव और अनलर्न। इस्तरारी गैर आज़ाद नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट रीइंफोर्समेंट इसको लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है और रीइंफोर्समेंट भी इसको कहा जाता है। मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर, सबसे पहली चीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन किसे कहते हैं, फना पजीरी को, मिटा देने को, ठीक है। ये शेपिंग बिहेवियर है। आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके बिहेवियर को पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपके बिहेवियर को नेगेटिव कर देते हैं। पनिशमेंट, अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे होते हैं कि जिससे आपको नहीं लग रहा होता लेकिन जो मॉनिटर करने वाले होते हैं मॉनिटर कर लेते हैं, जो आपके पनिशमेंट का सबब बनता है, ऐसा बिहेवियर जो आपके पनिशमेंट का सबब बने उसको क्या कहते हैं कि ये आपके ऐसा बिहेवियर है जो आपको पनिशमेंट की तरफ लेके जा रहा है। एक्सटिंक्शन से मुराद क्या है, फना पजीरी, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको पनिश कर दिया जाएगा, आपको जो है वो जो आपको चार्ज दिया गया वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये मेथड ऑफ शेपिंग बिहेवियर्स है। सोशल लर्निंग क्या है, बेसिकली पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप ऑब्जर्वेशन से और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। लर्निंग मैंने जैसे आपको बताया है कि जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी लर्निंग बढ़ती है। अब आप में से मैक्सिमम लोग अपना ये वो देख सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो लर्निंग कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जस्ट ज़ाया कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल लर्निंग अगर आपने बढ़ानी है तो अपनी सेंसेस को जो है वो उनको एक्टिवेट करें, लोगों में उठे बैठें और ऐसे इन्वायरमेंट में खासकर जहाँ पर जो एक पढ़ा लिखा इन्वायरमेंट हो, जो एक स्किलफुल इन्वायरमेंट हो, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा हो। शेपिंग बिहेवियर अ मैनेजरियल टूल, मैंने आपको बताया कि जब अगर आप अपने आप को मैनेजर देखते हैं तो ये क्या है, शेपिंग बिहेवियर एज ए मैनेजर टूल जो है वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस में वेल पे वर्सेस सिक पे, अच्छी पे अदा करना, उसके मुकाबले में कम तनख्वाह देना, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटोरिंग प्रोग्राम, मेंटोरिंग कहते हैं रहनुमाई करना, सेल्फ मैनेजमेंट, ये तमाम के तमाम ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस हैं जो आपकी हेल्प आउट कर रही हैं शेपिंग बिहेवियर एज अ मैनेजर टूल, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जाहिर बात है आप लर्न करेंगे और एम्प्लॉय का डिसिप्लिन क्या है, क्या किसी को सैलरी जो है वो सही दी जा रही है, क्या किस एम्प्लॉयज़ के लिए कोई प्रोग्राम्स जो हैं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करने चाहिए, कोई ऐसे जिनको उनके पास ट्रेनिंग तो है लेकिन उनके लिए मेंटोरिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये तमाम के तमाम जब आपको आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस जो इन टूडेज वर्ल्ड चैलेंजेस का जो सामना कर रही है, ये कर सकती है, उनमें आप एज ए मैनेजर अपना एक फाल रोल अदा करते हुए
अपनी लर्निंग को, ना सिर्फ अपनी लर्निंग को बल्कि जो है वो जैसे पैवलोव ने कहा अपने बाकी लोगों की भी लर्निंग्स को, जो थ्योरीज अप्लाई करते हुए एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को ना सिर्फ उस चैलेंजेस को निपटने में हेल्प होगी, बल्कि क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन तरक्की भी करेगी और उसका फ़ायदा ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी।